नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं ओनीश लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की 10वीं क्लास, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था कि फंडामेंटल राइट्स के जो पहला पार्ट है राइट टू इक्वलिटी, उसके बारे में हमने बात किया था, जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है उसके बारे में, जिसमें आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 19 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 19 में है बंडल ऑफ राइट्स इन दिस आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल 19 में है इसमें बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम अगर टोटल देखें तो टोटल 7 राइट दिए हुए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 1 ए से। इसमें आर्टिकल 19 1 ए में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, 19 1 बी में दिया हुआ है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी शांति से आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं और वहां पे आप हथियार लेके नहीं इकट्ठा हो सकते। 19 1 सी में दिया है राइट टू फॉर्म यूनियन, यही संघ बनाने का अधिकार है। 19 1 डी में दिया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये अभी हम देख रहे हैं कि कितने राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पूरा आगे नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में। आर्टिकल 19 1 ई में दिया है फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल, यानी कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1 एफ में दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 19 के 1 एफ में दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया, जो पहले फंडामेंटल राइट था अब ये लीगल राइट रह गया केवल। और लास्ट में है आर्टिकल 19 के 1 जी में फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, यानी कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमारे सात हमने देखा कि 7 टोटल है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी राइट को खत्म कर दिया गया। तो आज के समय में 6 हमारे आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए हुए हैं, 6 राइट्स है आर्टिकल 19 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19 के 1 ए को, जिसमें दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप लिख के बोल के उसको एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को कहना कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो बोल रहा है आर्टिकल 19 1 ए। ठीक है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ जजमेंट दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कौन कौन से फॉर्म को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रख सकते हैं। इसमें पहला जजमेंट दिया था लोकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। 1962 को पहला जजमेंट दिया था इन्होंने कि जो मीडिया है या फिर जो प्रेस है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की आवश्यकता है। तो 19 1 के अकॉर्डिंग जो मीडिया है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक है, सेकेंड जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1985 में, इसमें कहा गया कि जो राइट टू नो एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारी अभिव्यक्ति, जो भी हम जानने का अधिकार है हमारा, ठीक है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में शामिल है। थर्ड हम देखेंगे इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। 1986 में ये केस हुआ था, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 19 1 ए के ए में अभिव्यक्ति के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी है, यानी आप चुप रहकर भी आप अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं जो भी है। आप जरूरी नहीं कि आप बोलना है या लिखना ही है। आप जो जैसे कुछ लोग होते हैं चुप ही रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया, आपको चुप रहना है, तो आप बोल सकेंगे हम आर्टिकल 19 1 ए के अकॉर्डिंग मैं चुप रहने का अधिकार मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में हुआ था 1986 में। डी में क्या है, अब देखेंगे नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल फ्लैग है, जो भी हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा जिसको हम बोलते हैं, उसको अपने घर या कार्यालय में फहराने के लिए वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। यानी हमने 4 चीजें देखी। हमने क्या क्या देखा, 1962 में हुआ, 1962 में क्या हुआ था, मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आएगा। ठीक है, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा। और इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुप रहने का अधिकार भी हमारे भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आएगा। ठीक है, और जो 2008 में बोला नवीन जिंदल यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें बोला कि जो हमारा तिरंगा है उसको हम अपने घर में या फिर हम अपने कार्यालय में फहरा सकते हैं, ये भी हमारे अभिव्यक्ति का एक रूप है। ठीक है, तो हमने देखा कि आर्टिकल 19 1 के अंतर्गत हम जो हमारे स्पीच को या हम कुछ बोल के या फिर कुछ लिख के हम जो व्यक्त करते हैं वो स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, यानी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल 19 1 ए, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, और इसमें 19 बी 19 1 बी क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा करने का अधिकार है आपको।
यानी आप शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, किसी पार्क में या कहीं भी, और बिना आर्म के, यानी आप बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। ये नहीं कि आप हथियार लेके, डंडे लाठी लेके नहीं जा सकते कहीं भी, आप शांतिपूर्वक कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1) बी के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसमें हम राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत देखते हैं। अब थर्ड है आर्टिकल 19(1) सी, जिसमें दिया हुआ है राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या है कि संघ, संगठन और सहकारी समिति के गठन का अधिकार। इसमें हम कोई भी, जैसे कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई भी हम सोसाइटी गठन कर सकते हैं, कुछ लोगों को मिला के हम इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, और इसको, अगर मान लो अगर कोई संगठन या संघ बना रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से देश को नुकसान ना पहुंचाता हो, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं, वही जो देश को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड दिया हुआ है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, यानी 2011 में जो सहकारी समिति के शब्द को जोड़ा गया इस आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1) सी में जोड़ा गया था। अब फोर्थ है आर्टिकल 19(1) डी, जिसमें बोला गया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के क्षेत्र के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता। अब इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19(1) डी एंड 1 ई, ये दोनों जो आर्टिकल है, ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(1) डी बोल रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 19(1) ई क्या बोल रहा है कि फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम पहले 1 डी देखते हैं। 1 डी में क्या है कि फ्रीडम टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया के फॉर्म में है, आप इंडिया में घूम सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपको आर्टिकल 21 फ्रीडम देता है कि आप कहीं फॉरेन में जा सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन अगर भारत राज्य क्षेत्र में घूमना है, तो आर्टिकल 19(1) डी स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड करता है। और एक चीज इसमें और है कि ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसी भी जो जनरल पब्लिक है उसको आप नुकसान ना पहुंचाते हो, और जो ट्राइबल पीपल है, जैसे कि ट्राइबल पीपल आप जानते हैं कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, वहां पे नॉर्मल पीपल लोग नहीं जा सकते, तो उसको आप देख सकते हैं, वहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 19(1) ई, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। 1 डी में हमने देखा कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हम ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, या फिर कहीं और भी, जैसे अंडमान एंड निकोबार में कुछ जगह है जहाँ पे हम नहीं जा सकते, तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है। और आर्टिकल 19(1) ई में क्या है, इसमें है कि हम कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं विद इन द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ साल पहले आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में था, उसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में अपना घर या फिर कुछ नहीं बना सकते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब आप वहां पे जाके आप रह सकते हैं या फिर अपना घर बना सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 19(1) की बात। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19(1) एफ, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमने पहले बोला था कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, जो अब एक मौलिक अधिकार से, यानी जो फंडामेंटल राइट से हटके अब ये क्या बन गया, एक कानूनी अधिकार बन गया, एक लीगल राइट बन गया। इसको कौन से अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को? इसको राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त किया गया था। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म करके इसको केवल लीगल राइट में बदल दिया गया। ठीक है, और ये आर्टिकल 300 ए में अब शामिल हो गया है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट एंड दिस इज प्लेस्ड इन आर्टिकल 300 ए, यानी आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत क्या आ गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लास्ट है आर्टिकल 19 का 1 जी, इसमें क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय व्यापार को जारी रखने की अधिकार, यानी कोई भी हम व्यापार कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रोफेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन हर जगह है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी जो भी नॉर्मल लोग हैं जो भी, उनको आप नुकसान ना पहुंचाते हो अपने व्यवसाय से, अपने ऑक्यूपेशन से, तो आप कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये आर्टिकल 19(1) जी कहता है।
तो हमने राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इसमें 7 सब क्लॉज है, जो 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) एंड 19(1)(f एंड 19(1)(g जो लास्ट है। इसमें से एक सब क्लॉज 19(1)(f) को हटा दिया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया था। इसको आप याद रखेंगे। तो आज के टाइम पे हमारे पास सब राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल 19 के 6 सब क्लॉज हैं हमारे पास। अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम में सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको हम कब सस्पेंड कर सकते हैं ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। इसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें कि जब भी सिर्फ आर्टिकल 352 के तहत जब हम आपातकाल की घोषणा करते हैं, जब भी गवर्नमेंट आपातकाल की घोषणा करती है, तो जो 358 है उसके अनुसार जो आर्टिकल 19 के जो 6 हमने सब क्लॉज पढ़े, वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं। और जैसे ही जब इमरजेंसी खत्म होती है, तो ये जो हमने 6 सब क्लॉज पढ़े आर्टिकल 19 के, वो अपने आप फिर रिन्यू हो जाते हैं, यानी फिर से उसी रूप में चलने लगते हैं जैसे ही आप इमरजेंसी खत्म होता है। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, जो कहता है कि द आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी लेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन। इसमें क्या है, 44वां संविधान अधिनियम में कहा गया कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर रखा जाए। यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ, और पहले तो ये होता था कि सारे आर्टिकल अपने आप ही मतलब आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉज है वो सारे ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाते थे जैसे ही इमरजेंसी लगती थी। बट जो 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये कहा गया कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, यानी जब भी युद्ध की संभावना होगी या फिर जब हमारे देश पे कोई बाहरी आक्रमण करेगा, उस बिहाफ पे ही उस बिहाफ पे ही आर्टिकल 90 को हम सस्पेंड करेंगे। हम देखेंगे कि जब भी जो भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा, अगर वॉर हो रहा है या फिर बाहरी आक्रमण कर रहे हैं हमारे देश पे, तब ही आर्टिकल 90 को सस्पेंड किया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन कहता है हमारा। हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19 के 1A से लेके आर्टिकल 19 के 1G तक हमने देखा, जिसमें 7 सब क्लॉज के बारे में पढ़ा। और इसमें से एक सब क्लॉज खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जो 1F है। उसके अब तो आज के टाइम पे टोटल हमारे पास कितने सब क्लॉज हैं, आर्टिकल 19 1A से लेकर आर्टिकल 19 1G तक 6 सब क्लॉज माने जाएंगे, क्योंकि 1F को खत्म कर दिया गया। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हमने फंडामेंटल राइट्स हटा के लीगल राइट कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 20 से आर्टिकल 22 तक। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।